हाँ जी, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और अगर कंसंट्रेशन की पार जीरो है तो हम उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब एनीथिंग, अच्छा यहाँ पर आता है रेट कांस्टेंट, एनीथिंग पार टू रेज टू पार जीरो इज वन, तो ये हो जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगर हम बनाना चाहें जीरो ऑर्डर के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्टेंट लेंगे और ये प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्शन है, आर है रिएक्टेंट, पी है प्रोडक्ट। ठीक है, रेट को हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, ये रेट की इक्वेशन होगी, दिस इज रेट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू ये रेट कांस्टेंट, के होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर हमारा रिएक्टेंट है, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन जो पार है इसकी वो जीरो होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट का इक्वेशन हो गई और कंसंट्रेशन की पार जीरो हो गई। हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएटेड फॉर्म इसमें कैंसिल हो जाएगी, तो इनको दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे, अच्छा इसको हम यहाँ लिख देते हैं डी टी, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में इसमें लिख देते के डी टी। ठीक है, और इंटीग्रेटेड फॉर्म में इंटीग्रेशन करने पे डिफरेंशिएशन जो है इसकी कट जाएगी और हमारे पास बच जाता है दिस इज इक्वल टू के इंटू टी, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है सी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं सी। अब ये जो सी है इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती, हमारे पास सिर्फ रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, तो हमने इस कांस्टेंट की जगह कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करना होता है। तो हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन शुरू ही हुआ होगा उस वक्त हम लिखेंगे कि टी की वैल्यू जीरो है, और जब रिएक्शन शुरू हुआ होगा जो हमारी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो होती है आर नॉट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में अगर हम टी की वैल्यू जीरो पुट करें तो जब रिएक्शन शुरू हुआ होता है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो आर नॉट होगी। ठीक है, और टी अगर जीरो पुट होगा, ये जीरो इंटू के, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आर की जगह आपके पास आ जाएगा आर नॉट। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है, या एनसीईआरटी में इस कांस्टेंट को आई लिखा हुआ है, जनरली नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ने इसको के फॉर्म में किया होगा, एनसीईआरटी ने इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू आर नॉट आ जाती है। अब मैंने आपको बोला कि हमारे को कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी होती है, हमें उसकी कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही पुट करना होता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो होगा वो कंसंट्रेशन ही होगी। तो आई की वैल्यू आर नॉट आई, इसी आई की वैल्यू को हम इधर इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, ये हमारे जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन बन जाएगी, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसको अगर हम कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो हमारा ग्राफ बनता है x एक्सिस पे हमारे पास t आ जाएगा, y एक्सिस पे हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगा, स्लोप हमारी माइनस के हो जाएगी, नेगेटिव स्लोप है।
ठीक है, स्लोप इज नेगेटिव स्लोप कर दो, k इज इक्वल टू माइनस स्लोप कर दो, और ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ये हमारा r नॉट आ जाएगा। ठीक है, आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएटेड इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन i आया। उस i की वैल्यू हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में पुट करनी है। हमने t को 0 पुट किया, और जिस वक्त t 0 था मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसको R नॉट हम लिखेंगे, जो इनिशियल कंसंट्रेशन हम बोलते हैं, और इसको पुट करेंगे t को 0 और i को सॉरी R को R नॉट, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाता है और i की वैल्यू आ जाती है R नॉट। इस i की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन बन जाती है ये। इसी में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाते हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी स्लोप है, और ये हमारा इंटरसेप्ट है। और आपको जनरली ऐसे ग्राफ देके आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर कहते हैं कि जिस ऑर्डर के लिए ये क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल वो पुट कर देंगे। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेम तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहले इक्वेशन लिखोगे और डिफरेंशिएटेड फॉर्म को इंटीग्रेट करोगे, उसमें भी i की वैल्यू ऐसे ही इक्वेशन में डाल के ग्राफ बनाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारा रिएक्टेंट, ये P हमारा प्रोडक्ट, रेट हो गया concentration of reactant, decrease in concentration of reactant with time, and this is equal to rate constant and concentration of reactant raised to power 1। concentration terms को अगर एक तरफ कर दोगे तो ये आ जाएगा dr अपॉन r, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा k dt। माइनस साइन को आप उधर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय नेगेटिव, माइनस साइन को उधर ट्रांसफर कर सकते हो। इसको आप इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड्स, और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास इसमें आएगा ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस k प्लस i। ठीक है, kt, अच्छा kt आपका 0 हो जाएगा, तो इसमें सेम तरीके से t को 0 पुट करके और r को r नॉट पुट करके आपके पास i की वैल्यू इसमें आती है ln r नॉट, जैसे हमने पीछे उसमें किया था सेम तरीके से i की वैल्यू। रुको मैं इसको आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, सो हमने किया कि ये आ जाएगा माइनस dr अपॉन, दोनों कंसंट्रेशन टर्म सेम साइड करके ये आ गया माइनस kt। इसमें अगर आप करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास इधर आ जाएगा ln r
और इधर आएगा माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, जैसे पीछे उसमें पीछे हमारे पास सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म थी, तो हमारे पास नेचुरल लॉग नहीं आया था। इसमें अगर आपने इंटीग्रेशन के रूल्स पढ़े हैं तो इसमें हमारे पास इधर आएगा नेचुरल लॉग और इधर आ गया माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, अब ये मैंने कहा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में पुट करनी होती है। उसके लिए मुझे अगेन इस t को 0 पुट करना पड़ेगा और इस r को पुट करना पड़ेगा r0। ठीक है, t की जगह 0 और r की जगह r0, ये पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln r0 इज इक्वल टू माइनस के, टी को किया 0 पुट, प्लस आई। ठीक है, ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी ln r0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 लिख देती हूँ और यहाँ आई की वैल्यू की जगह मैं पुट कर दूंगी ln r0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है, पिछले जो जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है पीछे पलट के देखोगे तो वहां पर बस ln मिसिंग होगा। जीरो ऑर्डर के लिए यहाँ r होगा, यहाँ माइनस के टी होगा और यहाँ r0 होगा। इसमें क्या एक्स्ट्रा है, इसमें सिर्फ ये ln, फर्स्ट ऑर्डर वाली के लिए सिर्फ ln एक्स्ट्रा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जब उधर ग्राफ बनाया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ कंसंट्रेशन आ गया था, यहाँ आपका टाइम आ गया था, ऐसे आपने यहाँ r0 था और यहाँ पर k नेगेटिव स्लोप आ गई थी। ठीक है, ये हमारा जीरो ऑर्डर के लिए बना। तो देखो जो बोर्ड लेवल पे तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही आता है, तो जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ है। सेम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए बस यहाँ ln आ जाएगा और यहाँ ln आ जाएगा, सेम ग्राफ है, सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, ग्राफ में बस अगर आपने साथ में नेचुरल लॉग देख लिया, ln देख लिया, तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। और अगर ये शॉर्टकट है, मतलब क्योंकि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपको पूरा प्रॉपर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किसी भी फॉर्मूला पे, क्योंकि एनसीईआरटी में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के कम से कम स्टेप वाइज 4-5 फॉर्मूलाज को पिक कर लिया जाता है उसमें से क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, और क्वेश्चन अगर ग्राफ बेस्ड हो तो आपको बस ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाना होता है कि अच्छा क्या चीज उसमें सही। अरे जनरली ऐसे होता है 4 ग्राफ दिए होते हैं, उसमें से करेक्ट पूछा होता है या इनकरेक्ट पूछा होता है। ठीक है, तो ये तो मैं सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ शुरुआत करने के लिए कि, और जीरो और फर्स्ट ऑर्डर को इजीली बोर्ड लेवल पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सिर्फ ln का फर्क होता है इस फॉर्मूला पे अगर ग्राफ बना है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्मूलाज उसमें आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें मिल जाता है न्यूमेरिकल के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर खत्म नहीं होती चीजें। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर हम यहाँ पर पहुंचे, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। हम अभी यहाँ पहुंचे, इसको ये रीअरेंज करता है, पहले कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ लिख लेता है, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद k को एक साइड कर लेगा और t को दूसरी तरफ भेज देगा, तो ये बन जाएगा। और इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए r0 को ऊपर कर देगा और r को नीचे कर देगा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी बन गया। पर हम जो वैल्यूज जनरली, जो मैं लॉग की वैल्यूज याद करवाती हूँ वो सॉरी, वो नेचुरल लॉग के फॉर्म में नहीं, लॉग की वैल्यूज हम याद कराते हैं कि log 1 0 होता है, log 2 जो है वो 0.3010 है, log 3 जो है वो 0.4771 है, log 4 जो है वो 0.6। वैसे आपको सिर्फ log 2 और log 3 याद करना है, उससे आपका बाकी हो जाता है जुगाड़। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने किया भी हुआ है log। ठीक है,
तो वैसे वैल्यूज दी भी होती हैं, पर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन और वैल्यूज नहीं दी हैं, तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, इन्हीं पे लॉग के दो रूल्स लगा के, लॉग m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, और log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, ये दोनों रूल लगा के आपका 10 तक का जुगाड़ हो जाता है। जो बीच में एक दो रह जाते हैं उनको अप्रोक्सीमेट एवरेज से वैल्यू ले लेते होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक एंटी लॉग वाली एंटी लॉग लगा के इसमें एक इक्वेशन है जो कि जेई में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड लेवल पर वैसे नहीं मिलते हैं, पर जेई में आपको इस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो हमारे को न्यूमेरिकल्स में यूज होगी इक्वेशन, जो बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की यूज होगी, उसमें हम ये k इज इक्वल टू, अब ये नॉर्मल लॉग ये वाला आ गया, नेचुरल लॉग नहीं, 2.303 लॉग लगा के इस इक्वेशन को हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशन आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स याद करने के लिए। ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे इनके ऊपर मिल जाएगा, किसी के ऊपर भी और आपको ग्राफ मिल सकता है। आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाना है, जैसे जो आपको एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। एक तो जो अभी हमने किया वो ग्राफ है, एक इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा log r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, और इसी पे आपको एक ग्राफ भी दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे तो आपके पास y है और mx है, यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये कांस्टेंट आपके पास नहीं है, तो इसमें आप ये y एक्सिस में ले लो log r नॉट अपॉन r, और x एक्सिस में आपने लिया t। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट 0 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि नहीं दिए इसकी वैल्यू, और ये आ जाएगा k अपॉन 2.303। ठीक है, तो ये आपका एक और ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है जो कि इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, और न्यूमेरिकल्स के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, और इनमें से किसी भी फॉर्मूला पे कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है, ये सब एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज गिवन हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाला जो रिएक्शन है वो 0 ऑर्डर है और कौन सा वाला फर्स्ट ऑर्डर है? तो इसके लिए एनसीईआरटी में देखो ऑर्डर तो याद ही करने पड़ते, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स गिवन है, इसलिए वो हमेशा याद रखने। एक डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, और दूसरा दिया है डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये दोनों 0 ऑर्डर के लिए दिए हुए हैं। और जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और एक आपको दिया हुआ है हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन C2H6 से, फर्स्ट ऑर्डर के लिए C2H4 से हाइड्रोजन ऐड करके C2H6। ठीक है, ये दिया है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये तो आपने याद रखना है क्योंकि इसकी थ्योरी में दिया। अदरवाइज जो क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है, वो कोई भी अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन बोला है तो वो हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा, और मोस्टली आपको क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं, 0 ऑर्डर का बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो हमने 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला और उनके ग्राफ याद करना होता है, और उसके बाद हम इसमें जब रेडियो एक्टिव वाली बात आ जाती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में कहता है कोई भी रेडियो एक्टिव चीज है अगर वो अपनी ओरिजिनल कंसंट्रेशन से कितने टाइम में आधी रह जाती है, जैसे अगर ये 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम से 5 ग्राम्स बच रही है,
आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। तो अगर इसमें 5 मिनट लगते हैं इसको 10 ग्राम से 5 ग्राम होने के लिए, तो इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की जो हाफ लाइफ है वो 5 मिनट होगी। ठीक है, कईयों की हजारों साल भी होती है। और इसी हाफ लाइफ से हम रेडियो एक्टिव रेडियो डेटिंग करते हैं, जैसे हम ट्रीज वगैरह की कार्बन डेटिंग करते हैं, ट्रीज वगैरह की एज निकालते हैं कि कितने साल पुराना होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए आपको पहले तो ये 4 फॉर्मूला कर लेने हैं। एक इनका रेट कांस्टेंट निकालने का जीरो ऑर्डर के लिए, विच इज के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, आर नॉट इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है। जैसे हमने पीछे किया कि अगर मेरे पास 10 ग्राम मटेरियल था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट जो है वो 10 ग्राम्स हो गई, और फाइनल कंसंट्रेशन आर जो है वो 5 ग्राम्स हो गई। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन। अब यही क्वांटिटी क्वेश्चन में परसेंटेज या फ्रैक्शन के फॉर्म में दी होती है। तो अगर वो बोल रहा है कि मेरे पास ना 5% ही रह गया, ठीक है, तो मतलब पहले वो 100% था, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप हमेशा 100 लेते हो परसेंटेज में। अगर उसने बोला 5% रह गया तो फाइनल कंसंट्रेशन 5 हुई। अगर उसने बोला 95% डिकम्पोज हो गया, तब भी फाइनल कंसंट्रेशन 5% हुई। हमें ये देखना है कि कितना क्वांटिटी जो है वो रिएक्टेंट की बच गई है, वो हमें न्यूमेरिकल्स में पुट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये फाइनल कंसंट्रेशन है, ये रेट कांस्टेंट है, ये टाइम है। ये जीरो ऑर्डर के लिए हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और हाफ लाइफ निकाल रहे हो, हाफ लाइफ का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मतलब आपको यहां पर आर को रिप्लेस करना है आर नॉट अपॉन 2 से। यहां पर भी आर को रिप्लेस करना है आर नॉट अपॉन 2 से। ठीक है, इसको आर नॉट अपॉन 2 से रिप्लेस करोगे तो 1 आर नॉट माइनस हाफ आर नॉट, ये आ जाएगा, हाफ आर नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो के इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको हम टी के फॉर्म में लिख देते हैं, टी हाफ निकाल रहे हैं तो टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k, ये जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा। ठीक है, और ये नॉट है, और अगर यहाँ पर हम इसको आर नॉट अपॉन 2 से रिप्लेस करते हैं, फाइनल कंसंट्रेशन को, सॉरी इसको, तो ये बन जाएगा यहाँ पर लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट अपॉन 2। ठीक है, ये आर नॉट कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये बन जाएगा 2.303 इंटू 0.3010, ये हाफ लाइफ के लिए हो गया। ठीक है, तो टी हाफ इसमें से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.693 अपॉन के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। पहले मैं आपसे चाहूंगी आप ये चारों फॉर्मूलाज लिख लो, क्योंकि मैं इनके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट और उनके हाफ लाइफ। आपको असाइनमेंट मिल गई है? रेज योर हैंड्स इफ यू गॉट द असाइनमेंट। ठीक है,
सबसे पहले मैं इजी से शुरू करती हूँ। क्वेश्चन 10th करो, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10। 12th मेडिकल इज वीरपाल देर। हाँ जी बच्चे, किया आपने क्वेश्चन? अनम्यूट करके बताओ। हम कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? मैम सेकंड फर्स्ट ऑर्डर वाला। कौन सा बोलोगे? मैम के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अच्छा, तो ए नॉट और ए बता सकते हो क्या है इसमें? मैम इसमें ए नॉट है 0.075। 0.075। वो कैसे किया? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो आप? 10th मैम। 0.075 कैसे लिया आपने? उनको रहने दो, आप मेरे से पूछो, मैं बता दूंगी आपको। आप क्वेश्चन में ये पता कर पाते हो? ऑनेस्टली बताओ कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? यस मैम। क्या है इसमें? इनिशियली कितना अमाउंट है आपके पास? मैम मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी जो ए नॉट आई है वो 0.075 आई है। नहीं तो ए नॉट क्या होता है? ए नॉट मैम इनिशियल कंसंट्रेशन।
अच्छा, हो सकता है आपके टीचर ने डिफरेंटली करवाया हो, पर जैसे ये है ना, ये आप ए नॉट बोल रहे हो, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो चाहे ए लिखो, चाहे स्मॉल ए लिखो, चाहे आर नॉट लिखो, एनसीईआरटी में आर नॉट है इसीलिए मैंने आर नॉट लिखा है। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो मैंने जैसे आपको पिछले पेज पे भी बताया, अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हो, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे अगर आपके टीचर ने डिफरेंटली बताया है, पर मैं ऐसे ही करवाती हूँ कि अगर परसेंटेज में दी है तो जितना भी परसेंटेज बचा है, जैसे इसमें बोला इसने 75% डिकम्पोज कर गया है, अगर 75% डिकम्पोज किया है, आप बता सकते हो पहले कितना होगा और डिकम्पोज होने के बाद कितना बचेगा? मैम टोटल 100% होगा, उसमें टोटल 7 100% होगा बच्चे, तो इनिशियल जो आप लोगे उसको आप 100 ले लो। ठीक है, ये आसान होता है मेरी तरफ से, मतलब ऐसा मेरे को लगता है, पता नहीं आपको लगे ना लगे, पर अब बाकी जैसा भी बच्चे को कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि एक कोई सिंगल मेथड नहीं कि जी ऐसे ही करना है, वो आपकी इच्छा है। पर अगर आपको पता है कि परसेंटेज में दिया है, तो मैं कह रही हूँ इनिशियल आप 100 लीजिए, क्योंकि ओरिजिनल वो 100 था, उसी का कुछ परसेंट डिकम्पोज होगा, उसी का कुछ परसेंट बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फाइनल कंसेंट्रेशन आपको लिखनी होती है वो कितनी दी है इस क्वेश्चन में, बता सकते हो? मैम इस क्वेश्चन में हम्म 75%। बच्चे वो 75% ना डिकम्पोज हुआ है, हमने यहाँ लिखना है जो बचा है। ठीक है, मैं तो हमेशा बस ये लेफ्ट आउट वर्ड बच्चों को बोलती हूँ कि ये याद रखो कि बचा कितना है। अब इसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में कई बार लिखा होता है दिस इज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड दिस इज रिड्यूस्ड टू 10%। ठीक है, अब इन दोनों बाय और टू का अलग मतलब होता है। अगर कोई चीज रिड्यूस्ड बाय 10% है, मतलब अगर वो ओरिजिनली उसका ए नॉट 100% था एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय 10%, दैट मीन्स अब वो 90% बचा है। लेकिन अगर वो बोलता है कि ओरिजिनली 100% था एंड इट इज रिड्यूस्ड टू 10%, तो वो 10% ही बचा है। ठीक है, तो इस वर्ड का फर्क। अब यहाँ पर इसने बोला 75% डिकम्पोज हो गया है, तो बचा कितना? 25%। तो ऊपर लेना है जो परसेंटेज में 100 हुआ, क्योंकि अगर परसेंटेज की बात हो रही है ओरिजिनली वो 100 होगा, और यहाँ लेना है जो कि बच गया है, तो ये 100/25 हो जाएगा। ठीक है, 100/25 इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, ये 1 से और ये 4 से जाएगा, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है। ठीक है, बैठो बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे 12th क्वेश्चन। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आपको ऐसे रिपीटेड उसमें मिल जाएंगे। 12th क्वेश्चन ट्राई करो।
उस समदिशा ट्यूलिप में कोई भी नहीं है। सिमरन, हाँ जी बेटा, हुआ आपसे ये क्वेश्चन? आंसर का कोई बात नहीं, आप मुझे बताओगे कि क्या किया आपने, कौन सा फॉर्मूला यूज किया और क्या करना है आगे? फॉर्मूला k is equal to 2.3/3 upon हम्म, log r naught upon r। पहले हम r naught को a ले लिया और मैं उसमें से फिर जो r है a माइनस 50% a ले लिया और परसेंटेज को अपॉन में 100 कर दिया हाँ और जी। 0.5 पे आया, फिर उसको फिल कर दिया, r naught पे फिल कर दिया, 0.5 पे फिल कर दिया और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। टाइम फिल करके 40। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। एक और चीज दी है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। उसमें क्या किया? हम टी हाफ का टी हाफ को, टी हाफ तो पहले वाला हो गया ना, उसका क्या करना है फिर? सेकंड पार्ट में क्या किया बच्चे? सेकंड पार्ट का जो टाइम निकालना है वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पता है? फॉर्मूला लगा कर करते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? हम k इज इक्वल टू फर्स्ट पर लगाया था 2.3। तो ये दो क्वेश्चंस है मतलब, या कुछ इंटर रिलेशन है इनका? हम इंटीग्रेशन हाँ, क्या रिलेशन है? पहले क्वेश्चन में, पहले पार्ट में आपने किस चीज की वैल्यू निकाली? हम k की वैल्यू निकाली। के की वैल्यू, ठीक है। उसी के को हमने सेकंड पार्ट में पुट करना है, ठीक है बेटे? चलो बैठो, मैं बताती हूँ। गुड। देखो, 12th पार्ट में ये कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट के लिए आप टी हाफ का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनडायरेक्ट भी लगाते हो। मतलब या तो आपके माइंड में अगर आता है कि ये 50% है तो ये हाफ लाइफ ही हो गई, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अदरवाइज जो नॉर्मल आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो 2.303 अपॉन टी लॉग, अब मैंने कहा इनिशियल 100% होगा, फाइनल 50, तो अल्टीमेटली तो ये सेम ही चीज आनी है। ये लॉग 2.3010 इससे मल्टीप्लाई होके यही चीज बनेगी, ठीक है। और जो टाइम पीरियड निकलेगा वो टी हाफ। अब यहाँ पर इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है टाइम 40 मिनट्स और के की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 2.303 इंटू log 2.3010 अपॉन टी हो गया 40। ये के की वैल्यू आपकी यहां से निकल गई। अब सेकंड केस में आपको दिया है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड। टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, यहाँ पर 2.303 अपॉन के, और इसमें 90% रिक्वायर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मतलब 10% बचा है। log 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आ गया 2.303 log 10 तो 1 हो गया, और k की वैल्यू आपने यहां से पुट कर देनी है। 2.303 इन 2.3010 अपॉन 40, नहीं ये तो नीचे था, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन दिस, ठीक है। तो इसमें पहले मत काट दिया करो, ये के की वैल्यू है, पहले मत कट कर दिया करो, पहले इतना पुट करके जो चीज कटती है उसको काट लिया करो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बस ये जो भी आपको डबल
रिएक्शन डबल परसेंटेज वाले क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, उनमें ये करना है कि एक चीज पहले पार्ट में से निकाल के उस वैल्यू को दूसरे में पुट करना होगा। ठीक है, लॉग की वैल्यूज गिवन है, ये गिवन होती हैं आजकल पेपर में ही, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसी तरीके से 15th क्वेश्चन करो और इसको सॉल्व करना, 15th वाले को कंप्लीटली सॉल्व करना। अभी तो ये था कि आपको पुट करना आना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। हो गया? बताओ किसका आ गया? बस खुशदीप कौर, खुशदीप कौर।
एकमप्रीत, एकमप्रीत है, हरजोत, दिया, मनदीप, सुखवीर, सुखवीर भी नहीं है, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? क्वेश्चन बताओगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है? पीछे क्या देख रहे हो? असाइनमेंट में देखो क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? फर्स्ट ऑर्डर वाला क्या फॉर्मूला है? 2.303 अपॉन t log r0। इसमें आर नॉट क्या है? r0 नाम 100 और आर क्या है? हाँ जी, 40% नहीं है बेटे। आर आर होता है जितनी परसेंटेज बच गई है डिकम्पोज होने के बाद। तो 40% अगर कंप्लीट हो गया है तो 60% बचा है। नीचे फाइनल कंसंट्रेशन लिखनी होती है जो कंसंट्रेशन बच गई है। ठीक है, तो 60% बच गई है उसमें। चलो जाओ, दूसरा बच्चा बताएगा अभी। हाँ जी बेटा, क्या पढ़ रहे? कौन सा चैप्टर का क्या नाम है हमारे? हाँ जी, केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ा आज हमने? कौन से टॉपिक पढ़े बेटे? थोड़ा जोर से बोलो, कट रही है आपकी आवाज। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कौन से ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए नहीं पढ़ा? क्लास में कर लिया ये टॉपिक आपने? बोलो। तो आपने लिखा था फॉर्मूला? आपको समझ आया था हमने क्या किया पिछले क्वेश्चंस में? बोलो। आपको समझ आया था हमने क्या किया पिछले क्वेश्चंस में? तो आप दूसरे बच्चे की कॉपी क्यों उठा के लेके आए? बोलो। चलो जाओ बैठो। देखो बेटा, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं इसको सॉल्व पूरा। आपके पास था क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट। मैंने आपको बोला कि जितना कंप्लीट हो गया होता है, कंप्लीट को छोड़ो, जितना बच गया है वो आपको लिखना होता है। तो जैसे इसमें इसने बोला है कि 40% कंप्लीट है, तो 40% कंप्लीट है तो मतलब लेफ्ट आउट परसेंटेज 60% बन गई।
ठीक है, तो ये फाइनल कंसेंट्रेशन 60 हो जाएगी, और क्योंकि परसेंटेज में दिया है तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, ये हो जाएगा log 100 अपॉन 60। ठीक है, 80 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 80। ठीक है, ये log 10 - 6 जो भी आपको वैल्यूज दी हुई हैं उनको यूज करके आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपका K निकल जाएगा। फिर है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इन व्हाट टाइम। फर्स्ट पार्ट हो गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। सेकंड है इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। तो टाइम निकालना है, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन K, लॉग इनिशियली है आपके पास 100, फाइनल है 90। ठीक है, यहाँ पर का K आपको इधर पुट करना है। मैंने कहा था इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log 10 1 और 2.303 अपॉन 80 log 10 हो गया 1, log को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस log 6 हो गया 0.7782। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 0.2218, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.0063, जितना भी आगे डिजिट तक। ठीक है, तो K की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0663, और इसमें हमारे पास T, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, K की वैल्यू 0.006, और हमारा T2 आ जाएगा log 10, 90% कंप्लीट था, 10 log 90% कंप्लीट है बेटे, यहाँ 10 आएगा, उसने बोला है 90% कंप्लीट है, तो यहाँ 10 आएगा और log 10 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 0.006, log 10 तो 1 हो गया। ठीक है, और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 360.7 मिनट्स। ठीक है, तो आपने इनिशियली हमेशा जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो गए उसमें 100 लिखना है, और फाइनल में जितनी परसेंटेज बच गई है, जैसे पहले उसने बोला कि 40% कंप्लीट है तो 60 आया, दूसरे में उसने बोला 90% कंप्लीट है तो नीचे 10 आया। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चंस इसके जो इससे रिलेटेड हैं वो आप सॉल्व करना, जैसे कि 14 सेम है, ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करना जो मैंने y = mx + c बताया। फिर नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर और गैसियस रिएक्शंस वाला। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना है इसमें से, और प्लीज फॉर्मूला सारे याद करके आना, 0 और फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, ओके, हैव अ नाइस डे।